हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आज बेटा हम इसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का डिस्कस करते हैं, तो यहाँ भी हमको वही बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। लेकिन इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो आपको देखना है कि यदि वो एडजस्टमेंट आते हैं तो एट दैट टाइम फिर आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज की हमारी जो एक क्लास होगी, ये क्लास इसी पे बेस करेगी कि यदि हमारे पास एडजस्टमेंट आते हैं तो हम उन एडजस्टमेंट को किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एक करके एडजस्टमेंट क्लियर करूंगा। तो मैं एक टेबल तैयार करता हूं। सबसे पहले यहां पर मेरा है एडजस्टमेंट। ओके, क्या होगा यहाँ पर? कॉलम एडजस्टमेंट। उसके बाद मैं अपने 3 कॉलम बनाकर चलूंगा। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज P&L अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ओके, तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट लिख लिए। अब ये देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट है उनका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि मैं बात करूं सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट की, हमारा सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्या है जी? क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा, मैंने आज सुबह भी आपको वीडियो में बताया था कि यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो आप उसको असेट्स में लिखेंगे। लेकिन यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है? तो एडजस्टमेंट में, तो इसे आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में कवर करेंगे, एक बैलेंस शीट में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, यदि आपको, और ये ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही करा रहा हूं, अगर ये एडजस्टमेंट क्लियर ना हुए तो आपको न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं एक एक एडजस्टमेंट आपको क्लियर कर सकूं। यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आएगा तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और दूसरी जगह पर आप उसको बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है क्या? तो एडजस्टमेंट आपका क्या है? एडजस्टमेंट था फर्स्ट क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट किया? यदि क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा तो आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फिर आप उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है क्लोजिंग स्टॉक का? अब मैं पहले आपको 2 एक्सपेंसेस के कंसेप्ट समझाऊंगा। किसके कंसेप्ट? एक्सपेंसेस। ठीक है जी, एक्सपेंसेस के 2 कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। पहले करता हूं सेकंड नंबर पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सेकंड हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिएगा, पहले मुझे ध्यान से सुनिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस देना बाकी है, जो एक्सपेंसेस देना बाकी है, जो खर्चा देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक्सपेंसेस देना बाकी है। यदि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंसेप्ट दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, यदि वेजिस है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। वेजिस है तो ट्रेडिंग में आएगी, और P&L है और सैलरी है तो P&L में आएगी। यदि वेजिस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में आएगी, यदि सैलरी है तो P&L में आएगी। ठीक, अब मान लीजिए अगर P&L ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस कहां पर आएगा? दोबारा से कह रहा हूं, यदि एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है, यदि कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो कहां पर आएगा और वो आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर, कहां पर जाकर? डेबिट साइड में जाकर, ठीक है, डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में, किसमें? पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में वो आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कहा वेजिस कहां पर आती है? ट्रेडिंग में, और वो आउटस्टैंडिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम मैंने क्या कहा? वेजिस में जाकर प्लस कर दीजिएगा।
क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, ऐसे ही मैं बात करता हूं पी एंड एल की। अगर सैलरी कहां पर आती है? पी एंड एल में, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाकर, किसमें जाकर? डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में प्लस कर दीजिएगा, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में प्लस कर दीजिएगा। अब आप एक बात समझे, यदि जो आउटस्टैंडिंग दिया गया यदि वो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में जाकर उस आइटम में प्लस कर दीजिएगा, किधर की साइड? यदि वो पी एंड एल से रिलेटेड आइटम है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर दीजिएगा। ठीक, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी साइड में आता है। कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड। इनमें तो एक कंडीशन पाएगी, या तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया और फिर उसे आप कहां पर जाकर लिख दीजिएगा? लायबिलिटी साइड में जाकर लिख दीजिएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई क्या? दोबारा रिपीट करूं आगे बात समझ में। तो यदि मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, यानी खर्चा और देना बाकी है। सपोज वेजेस दी गई है क्वेश्चन में 50,000 रुपए और कह रहे हैं 5 और देनी बाकी है, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाकर वेजेस में 50,000 में क्या कर दीजिएगा? प्लस वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 इस तरह से, और दूसरी जगह कहां लिख देना? लायबिलिटी साइड में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंसेप्ट। ठीक, एक्सपेंसेस के दो कंसेप्ट हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? जो खर्चा देना बाकी है। एक है जी प्रीपेड। अगला कंसेप्ट क्या है जी? प्रीपेड। प्रीपेड को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। यहां तक आपके बात क्लियर हुई? सुने मेरी बात। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, इट मींस दैट जो एक्सपेंसेस आप एडवांस में पे कर चुके हैं, आपने एडवांस में पे कर दिए। जैसे स्कूल की फीस, स्कूल की फीस पे करते हैं तो स्टूडेंट एडवांस में अगर जमा कर देता है वो प्रीपेड है। ठीक है, तो प्रीपेड का मतलब जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए। जैसे किसी के यहां पर कोई फंक्शन है, फंक्शन में हलवाई वगैरह आते हैं, हलवाई को आपने 20,000 में डिसाइड किया, 5,000 आपने उसे एडवांस दे दिए, तो जब एक्चुअल में पैसे देने का टाइम आएगा तब कितने दोगे? 15 दोगे, 15 दोगे। तो यही इस तरह के ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कि जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में दे दिए हैं, तो दोबारा तो नहीं देने। जब आपने एडवांस में दे दिया, अब देखिए से क्या करेंगे। यदि वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा, किसमें आएगा? ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर दीजिएगा। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या कर दीजिएगा? माइनस। अगर प्रीपेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या कर दीजिएगा? माइनस। ऐसा क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि वो खर्चा आपने एडवांस में दे दिया है। अगर P&L से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे? P&L के डेबिट साइड में जाकर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या कर दीजिए? माइनस। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक, और क्योंकि वो एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया एडवांस में, अब आपको दोबारा से नहीं देना, तो ये आपके लिए असेट हुई। ये आपके लिए क्या हुई? असेट। तो असेट में जाकर हम लिख देंगे। कहां पर लिख देंगे? जाकर असेट में। पहले आप ये बताइए, ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुआ? मैं एक बात बताऊंगा, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप इस तरह से देखिए एक्सपेंसेस के 2 कंसेप्ट, फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड सेकंड इज प्रीपेड। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो खर्चा आपने पे करना बाकी है, अभी और देना है आपने, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में प्लस कर दीजिएगा। P&L से रिलेटेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में प्लस कर दीजिएगा। और क्योंकि ये देना बाकी है तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, जाकर लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसेस का सेकंड कंसेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया है। ओके, तो फिर दोबारा तो नहीं देना है, तो इसलिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से जाके माइनस कर दीजिएगा। P&L से रिलेटेड होगा तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से जाकर माइनस कर दीजिएगा, और ये हमारे लिए असेट हो गई। ओके, ये तो थे 2 एक्सपेंसेस के कंसेप्ट। ठीक,
अब मैं लूंगा दो इनकम के कंसेप्ट। अब किसके कंसेप्ट लूंगा? टू इनकम के कंसेप्ट। शुरू करूं? अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब मैं इनकम की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? इनकम। इनकम के भी दो ही कंसेप्ट आएंगे। पहले मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लेता हूं। एक होगा कंसेप्ट एक्रूड इनकम। क्या होगा जी? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है जो इनकम मिलनी बाकी है। इनकम मिलनी बाकी है, इसे कहा गया इनकम अर्न। क्या कहा गया? इनकम अर्न। ठीक है ना? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? इनकम अर्न का मतलब अर्न तो कर ली लेकिन मिली नहीं। जैसे ये दिसंबर चल रहा है, जब 30 दिसंबर आएगा, मैंने काम तो कर चुका हूं स्कूल में, इनकम तो अर्न कर ली लेकिन मिली नहीं। काम तो कर लिया मैंने, काम कर अर्न कर ली लेकिन अभी मिली नहीं है। तो एक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम मिलनी बाकी है। हमने वर्क कर लिया लेकिन अभी वो हमें वर्क तो कर लिया लेकिन अभी हमें पैसा नहीं मिला, उसे कहते हैं हम एक्रूड इनकम, यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। क्लियर है भाई? मिलनी बाकी है ना, तो पर्टिकुलर इनकम में जाकर प्लस करेंगे। ये ट्रेडिंग से तो रिलेटेड होगी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दो ही चीज आती हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग से तो रिलेटेड नहीं है। ठीक। P&L पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में जाकर, कहां पर जाकर? क्रेडिट साइड में जाकर पर्टिकुलर इनकम में प्लस कर दीजिएगा। जो इनकम बता रखी होगी उस इनकम में जाकर प्लस कर दीजिए। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये इनकम मिलनी बाकी है। हमने अर्न कर ली, वर्क कर लिया लेकिन अभी हमें मिलनी बाकी है, तो इसलिए P&L के क्रेडिट साइड में जाकर पर्टिकुलर इनकम में क्रेडिट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद ये इनकम मिलनी बाकी है तो ये हमारे लिए असेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असेट्स। ओके, तो इसे हम सेकंड यहां पर असेट्स में लिखेंगे। तो इनकम का एक कंसेप्ट ये रहा एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न तो कर ली लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, इसलिए हमने क्या किया? P&L के क्रेडिट साइड में जाकर, क्योंकि P&L के क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम लिखते हैं, बट जो भी इनकम होगी उसमें जाकर क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। और दूसरी जगह हमारे लिए क्या हो गई? ये हमारे लिए असेट्स हो गई। ठीक है भाई? तो ये था इनकम का हमारा पहला कंसेप्ट, एक्रूड इनकम। अब तक मैंने 4 पॉइंट्स किए, चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं? ठीक है जी। अब हम अपने इनकम के दूसरे कंसेप्ट पर मूव करते हैं। इनकम का दूसरा हमारा कंसेप्ट होगा, ठीक है जी, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है इनकम अनअर्न्ड, अर्न नहीं करी, यानी वर्क तो किया नहीं लेकिन एडवांस में मिल गई। अनअर्न्ड इनकम का मतलब देखो इन्होंने लिखा भी है इनकम रिसीव इन एडवांस। अपनी बुक में फोकस करें तो आपको लिखा दिया हुआ है इनकम रिसीव इन एडवांस। ओके, इनकम रिसीव इन एडवांस। अच्छा, एक बात पूछ सकता हूं, 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? 4th जो मैंने बताया एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्रूड इनकम में तो था वर्क कर चुके लेकिन इनकम मिलने बाकी मिली नहीं अभी। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अनअर्न्ड इनकम आपको इनकम एडवांस में मिल चुकी है। ओके, अब जब इनकम एडवांस में मिल चुकी फिर दोबारा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आपको ये इनकम एडवांस में मिल गई, देखो फिर कोई बात ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। इनकम है तो P&L के क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर इनकम में से माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? माइनस। ठीक है जी। तो हमने कहा यहां पर क्रेडिट साइड, P&L में क्रेडिट साइड में जाएंगे और पर्टिकुलर इनकम में से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि ये इनकम एडवांस में मिल गई, अब दोबारा से नहीं मिलेगी। तो अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, जाकर पर्टिकुलर इनकम में से माइनस। कौन सी साइड में? P&L की क्रेडिट साइड में जाकर पर्टिकुलर इनकम में से माइनस कर देंगे। दिक्कत कोई? दूसरी बात, अब हमें इनकम एडवांस में मिल गई, बाद में नहीं मिलेगी जब हम काम कर लेंगे, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज हो गई। ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो इसे हमने लायबिलिटीज में शो किया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसे हमने कहां पर शो किया? लायबिलिटीज।
ये पांचों कंसेप्ट समझ में आए क्या? अब एक चीज बताता हूं मैं, स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं चारों को, ठीक है? आप भी करोगे बहुत बार ऐसा, लेकिन पहले ही अवेयर हो जाइए। एक्सपेंसेस के दो कंसेप्ट, एक तो आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड, और इनकम के दो कंसेप्ट, एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम। क्लियर हो गई? इन चारों को अलग अलग रखिएगा। पांचों कंसेप्ट समझ में आए क्या आपके? दोबारा बताने की जरूरत आगे चलूं। नेक्स्ट, अब मैं लूंगा जी सबसे पहले डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या लूंगा? डेप्रिसिएशन। ओके, मैंने तुम्हें चैप्टर कराया था डेप्रिसिएशन का। क्या होता है? किसी एसेट्स को यूज करने से लगातार उसके प्राइस में जो कमी आ जाती है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। तो एक तो इसे क्या करिएगा, यदि डेप्रिसिएशन आए असेट साइड में जाकर, कहां पर? असेट्स में जाकर जो भी पर्टिकुलर असेट्स होगी जिस पर डेप्रिसिएशन दिया होगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा। और दूसरा ये आपके लिए लॉस है तो इसे P&L के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है? तो अगर डेप्रिसिएशन आए एडजस्टमेंट में तो आप इसे क्या करेंगे? असेट साइड में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस। तो मैं गया यहां पर, ठीक है? मैं गया यहां पर, मैंने लिखा असेट्स। ओके, जो भी पर्टिकुलर असेट्स होगी, जो भी पर्टिकुलर असेट्स होगी उसमें से, पर्टिकुलर असेट्स में से जितनी भी होगी माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन। तो पर्टिकुलर असेट्स में से क्या माइनस कर दीजिएगा? डेप्रिसिएशन। तो यदि डेप्रिसिएशन आता है तो असेट साइड में जाकर किधर जाइएगा? सबसे पहले असेट साइड में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर दीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, ठीक है? सपोज कीजिए मेरे पास एक मोटर कार है 5 लाख रुपीस की। कितने की है मोटर कार? उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, तो फिर 5 लाख का 10% 50,000, ठीक है? तो माइनस कर दिए 50,000। ओके, कितने बचे? 4,50,000। ये 4,50,000 को असेट्स में दिखाइएगा। कहां पर दिखाइएगा? असेट्स में। कितने दिखा दीजिएगा? 4,50,000। समझ गए? तो मैंने यही बताया आपको कि जो पर्टिकुलर असेट्स है, पर्टिकुलर असेट्स है मोटर कार। क्या है पर्टिकुलर असेट्स? मोटर कार। तो यहां मैंने लिखा मोटर कार 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। तो असेट्स में तो बचेगा 450। जब ये जो डेप्रिसिएशन आया कितना? 50,000 का, इसको P&L के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन कहां पर शो कीजिएगा? P&L के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? तो ये समझ में नहीं आया? तो यदि डेप्रिसिएशन आता है तो इसे क्या करेंगे आप? एक तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन, और दूसरी जगह हमारे लिए लॉस है तो इसे कहां पर शो कर दीजिएगा? P&L के डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा। दोबारा समझाऊं? आ गया समझ में? ठीक। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके सुबह वाले क्वेश्चन याद है, मॉर्निंग वाले जो मैंने किए थे? बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटीज में कैपिटल लिखी थी, ठीक? यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो सबसे पहले कैपिटल में मैंने वहां क्या किया था? नेट प्रॉफिट प्लस किया था नेट लॉस। लेकिन अगर कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो लायबिलिटीज में जाकर पहले कैपिटल में क्या ऐड कीजिएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतनी बात क्लियर हो गई? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो इसे आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। ओके, क्लियर हो गई बात? तो देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? लायबिलिटी साइड में जाऊंगा। लायबिलिटी साइड में जाकर कैपिटल होगी, कैपिटल में मैं प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस कर दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या कर दूंगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। जब ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड ऑफ P&L, ठीक है जी? डेबिट साइड ऑफ P&L। आइए अब इसका कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, सुनिएगा। बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीज है, ठीक है जी? कौन कौन अलग चीज है? बिजनेस और ओनर, ठीक? पैसा कौन लगाता है बिजनेस में? ओनर। ओनर ने बिजनेस में
कैपिटल लगाएंगे। समझ गए? मार्केट का एक रूल होता है, जो जिसको पैसा देता है उसको उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। मार्केट में पैसा फ्री में नहीं मिलता। अगर मार्केट में कोई किसी को पैसा देता है तो उस पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। अब सपोज कीजिए अंश है, मैंने अंश को 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं दूंगा फ्री में। अंश को 1 लाख रुपीज दिए, अंश उस पर मुझे क्या देगा? और अंश अगर आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो, मेरे लिए तो इनकम हो गई और आपके लिए एक्सपेंसिव है। अब पैसा किसने लगाया? बिजनेस में, ओनर ने। बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग चीज है। पैसा किसके पास आया? बिजनेस। बिजनेस उस पर ओनर को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंसिव है। समझ गए? इस कंसेप्ट से हम चले तो इसलिए बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है, तो आपने इसे डेबिट साइड ऑफ P&L लिखा। क्लियर है? तो यदि आईओसी आता है, सबसे पहले कहां पर चले जाइएगा? सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में जाइएगा। कहां पर जाइएगा? लायबिलिटी साइड में जाकर कैपिटल लिख लीजिएगा। उस कैपिटल में प्लस क्या कर दीजिएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा ही आपके लिए एक्सपेंसिव लॉस है P&L के डेबिट साइड में। अब नेक्स्ट क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये इसके बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहले कंसेप्ट समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जी, ओनर हो गया, बिजनेस हो गया। ड्रॉइंग का मतलब है यदि ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा कौन निकाल रहा है? ओनर ने बिजनेस से क्या निकाला? पैसे। ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, यानी ड्रॉइंग्स हो गई। वो पैसा किसके पास आया? ओनर। अब बिजनेस ने दिया ओनर को, अब ओनर उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अब ओनर उस पर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। कौन दे रहा है? किसको दे रहा? तो बिजनेस के लिए ये इनकम हो गई। समझ गए? तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई दोबारा से सुनो, यहां पर ड्राइंग्स का मतलब है ओनर और बिजनेस दो पार्टी हो गई। पैसा किसने निकाला? ओनर ने। किससे निकाला? तो ड्राइंग्स हो गई। अब ओनर उस पर क्या दे रहा है? बिजनेस को इंटरेस्ट ओनर दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यदि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो ये इनकम हो गई। जब ये इनकम हो गई, पहली बात तो ये क्रेडिट साइड ऑफ P&L किधर आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ P&L। इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक तो क्रेडिट साइड में आ गए P&L के। क्यों आए क्रेडिट साइड में? क्योंकि ये इनकम है, ठीक है जी। दूसरी बात, अब आप इसे लायबिलिटी साइड में लेकर चलेंगे। कहां पर लेकर चलेंगे? लायबिलिटी साइड में लेकर चलेंगे। जब आप इसे लायबिलिटी साइड में लेकर जाएंगे, ठीक है जी, तो लायबिलिटी साइड में आप क्या करते हैं? पहले मेरी बात सुनो, कैपिटल में आईओसी ऐड करेंगे, अगर होगा तो फिर नेट प्रॉफिट ही होगा तो प्लस, नेट लॉस होगा तो, और फिर क्या लिखते हैं? 3 चीज बताई थी सुबह, ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। तो जब आप लायबिलिटी साइड में ड्रॉइंग लिखोगे ना, क्या लिखोगे? ड्रॉइंग। तो ये उसमें ड्रॉइंग्स में प्लस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्लस। किसमें? इंटरेस्ट ड्रॉइंग। अरे बात, ड्राइंग किससे माइनस होती है? कैपिटल से। किससे माइनस होती है? मैंने तो ऑटोमेटिक आपको सीधा सा बता दिया कि आप ड्राइंग्स जहां लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, आईओडी उसमें जाकर क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक वो किससे हो जाएगी? ऑटोमेटिक वो कैपिटल से माइनस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए, तो अब एक बार यहां पर दोबारा से देखें आईओसी और आईओडी। आईओसी है तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में चले जाइएगा। कैपिटल में क्या प्लस कर दीजिएगा? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो पर्टिकुलर P&L के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले कहां पर जाइएगा? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जाकर ड्रॉइंग्स में क्या प्लस कर दीजिएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस कर दीजिएगा। तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे, ड्रॉइंग्स में जाकर क्या प्लस कर दीजिएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इतनी बात क्लियर हो गई? और ऑटोमेटिक आपको पता है कि जब ड्रॉइंग्स और आईओडी प्लस हो जाएंगे, वो किस में से माइनस होंगे? कैपिटल में से माइनस होंगे। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो जब ये बिजनेस के लिए इनकम है तो आप इसको P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? P&L के क्रेडिट साइड। तो बस आज हम यहीं तक कवर करेंगे ये एडजस्टमेंट।
तो आज हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के 8 एडजस्टमेंट को क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे आप इन सभी एडजस्टमेंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।